Hi everyone, today we have discussed the chapter the Vedic civilization. So first of all, we have come to know about the point the Vedic. What is the meaning of this word? So Vedic means it's a relating to the Veda or the Vedas. Now, we know that very well. In our country, when the period of Vedas were the running, on that time the four Vedas are the written on that time. हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग का एक तरह से अपने कंट्री में देश में जब बहुत पहले की बात है ये कि जब वैदिक लिटरेचर ये सब चल रहा था, युग चल रहा था उस समय में, तो उस समय में खास करके ना चार वेदा लिखे गए थे। और वो जो चार वेदा था जिसमें आपका पहला था ऋग्वेदा, द ऋग्वेदा, सेकेंड द सामवेदा, थर्ड द यजुर्वेदा एंड द फोर्थ द अथर्ववेदा। तो ये चार के चार वेद के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब है क्या ये चैप्टर जो हम लोग का स्टार्ट है, ये तो हम लोग को समझना जरूरी था कि आखिर वेदिक का मतलब क्या है, और रिलेटेड टू द वेदा से हम लोग बोले तो इसलिए ये चार वेदा का नाम भी आपको याद रखना बहुत जरूरी रहेगा। अब हम लोग आते हैं ये चैप्टर जो है द वैदिक सिविलाइजेशन का, इसके बारे में समझते हैं। The Indus Valley civilization had begun to be the decline by the 1500 BCE। हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो एक तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन था ये आपका आते आते 1500 BC तक में क्या हो चुका था, एक तरह से डिक्लाइन हो चुका था। एंड इट वाज अराउंड दिस टाइम दैट द आर्यंस अराइव्ड इन द नॉर्दर्न इंडिया। और यही एक ऐसा समय था जिस समय में आर्यन जो है ना एक तरह से अराइव्ड हुआ था। अराइव्ड का मतलब होता है अपने कंट्री में आना। तो आर्यन कब आया था अपने कंट्री में, ये अराइव होता है इन नॉर्दर्न इंडिया, मतलब खास करके नॉर्दर्न इंडिया में। एंड द एडवेंट ऑफ द आर्यंस मार्क अ न्यू फेज इन द इंडियन हिस्ट्री। और जैसे ही एडवेंट हुई आर्यंस की, यहां से अपने कंट्री में एक तरह से नया जो हम लोग कहते हैं ना वो इंडियन हिस्ट्री जो है वो चेंज हो गया। यहां से फिर हम लोग एक तरह से आर्यन के बारे में समझने लगे, और वो आर्यन क्या था, कहां से आया था, कैसे वो लोग अपना होमलैंड वगैरह छोड़ करके अपने कंट्री में आया और फिर यहां पर आकर के बस गया, फिर कहां कहां ये लोग गए ना गए, ये सब सारा चीज के बारे में हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड पॉइंट जो है सो अब पढ़ेंगे। नाउ अब हम लोग आते हैं द आर्यंस, जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का दिया गया है द आर्यंस, इनकी ओरिजिन्स वगैरह पढ़ते हैं, कहां से ये आया था, क्या था, ये सब सारा चीज के बारे में हम लोग अब इस चैप्टर में जो है ना पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट हिस्टोरियंस बिलीव दैट द आर्यंस लिव्ड इन द नॉर्थ ईस्ट ईरान और इन द सेंट्रल एशिया। कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ईरान में रहते थे, या फिर जिसको एक तरह से सेंट्रल, एक तरह से जिसको हम लोग ना सेंट्रल एशिया का नाम से जानते हैं। सेंट्रल एशिया में ये लोग रहा करते थे और अपने कंट्री में नहीं ना ये लोग यही से जो था वो आया हुआ था। तो यहां तक हम लोग समझ गए कि हिस्टोरियन का ये बिलीफ था कि आर्यन जो है वो नॉर्थ ईस्ट ईरान या फिर सेंट्रल एशिया में रहा करते हैं। ड्यू टू द डिफिकल्टीज इन देयर ओरिजिनल होम द आर्यंस माइग्रेट टू बी द अदर प्लेसेस। कहते हैं कि इनके अपने होमलैंड में कुछ ऐसी डिफिकल्टी हुई जिसके कारण इनको अपना होमलैंड छोड़ करके और अदर प्लेसेस में, अदर जगह में इनको वहां से क्या हुआ तो एक तरह से जाना पड़ा, भागना पड़ा। वो भी कारण है, क्या क्या है नहीं है वो भी हम लोग आते हैं। सो सम मूव्ड टू यूरोप, others to be the western Asia and some came to be the India। कहता है कि कुछ तो यहां से यूरोप के तरफ चले गए, वहां से निकलने के बाद में कुछ जो आर्यंस थे वो यूरोप के तरफ चले गए, कुछ जो था वो वेस्टर्न एशिया के तरफ चला गया। कहां चला गया, वेस्टर्न एशिया के तरफ चला गया, और कुछ जो थे वो आपका इंडिया चला आया। इस तरह से आर्यन जो था वो अपने होमलैंड से निकलने के बाद में अदर कंट्रीज में ये आगे की तरफ जो था वो बढ़ते चला गया। द आर्यंस हु सेटल्ड इन द इंडिया आर नोन एज द इंडो आर्यंस। और जो आर्यंस आपका इंडिया में आकर के सेटल हो गया उसको हम लोग इंडो आर्यंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इंडो आर्यंस के नाम से जानते हैं। ये बातें हम लोगों ने अभी जस्ट समझा कि इंडिया में जो आर्यंस आकर के रहा उसको हम लोग इंडो आर्यंस के नाम से जानते हैं। नाउ दे परहैप्स केम इन द स्मॉल ग्रुप्स और एट द एक्सटेंड द पीरियड ऑफ द टाइम। कहते हैं कि ये लोग ना वहां से जब निकले थे ना अपने होमलैंड से तो स्मॉल ग्रुप में निकले थे, और स्मॉल ग्रुप में निकलने के बाद में ये लोग आकर के यहां पर में धीरे धीरे करके एक तरह से क्या हुआ तो आकर के यहां पर में एक्सटेंडेड हो गए। पीरियड ऑफ टाइम में आते आते ये लोग यहां पर में एक्सटेंडेड हो गए। Since the Vedas are the our chief source of the information, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ ये वेदा जो है ना वो चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में जाना जाता है। The period from the 1500 BC to the 600 BC is called the Vedic age।
तो 1500 BC से लेकर के हम लोग जो अभी अभी बात किया ना इस वेदा के बारे में, तो ये 1500 BC से लेकर के और 600 BCE तक ये जो पीरियड था, इसी पीरियड को हम लोग एक तरह से वैदिक एज के नाम से जानते हैं। आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन BCE, okay? Now, archaeological excavations at the हस्तिनापुर एंड द अतरांजिखेरा, कहते हैं कि उसके बाद में जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने क्या किया, हस्तिनापुर को, और उसके बाद में एक और जगह का नाम है आपका अतरांजिखेरा, ये मॉडर्न यूरोप में भी है। ये लोगों ने क्या किया, यहां पर में एक्सकेवेशन किए, हैव आल्सो यील्डेड द वैल्यूएबल क्लूज अबाउट टू बी द वैदिक एज, और यहां से इन लोगों को बहुत सारा का सारा चीज जो है ना, क्लूज वगैरह, वो वैदिक एज के बारे में भी इन लोगों को पता चला था। तो यहां पर में हम लोगों ने दो जगह का नाम अभी सुना, एक हस्तिनापुर का नाम था और दूसरा आपका अतरांजिखेरा का नाम था, जिसको एक्सकेवेशंस करके खास करके जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने वैदिक एज के बारे में बहुत सारा चीज के बारे में इन लोगों को उस समय में पता चला। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द वैदिक टेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं यहां पर में जो हम लोग का अगला पॉइंट है वो है हम लोग का वैदिक टेक्स्ट के बारे में। द वर्ड वेदा मीन्स, ये तो वेदा का मतलब हम लोग पहले भी पढ़े हैं अभी कि आखिर जो वैदिक था उसका मतलब क्या था। अब हम लोग आते हैं वेदा। ये जो वर्ड वेदा है ना, इट मीन्स, इसका मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज हम लोग जानते हैं, नॉलेज का मतलब क्या होता है मालूम है या नहीं? नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। द आर्यंस कंपोज द 4 वेदा, इसके बारे में भी हम लोगों ने अभी पढ़ा। आर्यंस ने क्या किया था, वही लोग जो थे उस समय में 4 वेदा को कंपोज किया था, जिस 4 वेदा का मैंने अभी अभी आपका नाम बताया था, नाम लिखा था इसमें, जो ऋग्वेदा था, यजुर्वेदा था, सामवेदा था और एक आपका अथर्ववेदा था। ये 4 वेदा जो था ना, वो आर्यंस के द्वारा ही उस समय में जो था वो एक तरह से रिटेन किया गया था, लिखा गया था। Now, this text contain the hymns in the praise of the different gods and the goddesses। और इस टेक्स्ट में ना एक तरह से हम लोग कहते हैं कि हाइम्स वगैरह लिखे गए थे। क्या लिखे गए थे? इसमें हाइम्स वगैरह लिखे गए थे। ये हाइम्स क्या होता था मालूम है? जिसको हम लोग दोहा वगैरह कहते हैं ना, एक तरह से उस तरह से पूरा का पूरा टेक्स्ट जो था वो उसी तरह से भरा हुआ था हाइम्स में। डिफरेंट गॉड और गॉडेसेस के बारे में ना उसमें एक तरह से प्रेज की गई थी, सब चीज के बारे में लिखा गया था। द हाइम्स वर द रिसाइटेड एंड द पास्ड ऑन, जिसको ओरली हम लोग कहते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और इस हाइम्स को एक तरह से ना पास किया गया था, कहां से कहां तक, तो एक जनरेशन से लेकर के दूसरे जनरेशन तक। पहले क्या था, एक तरह से कि जो स्टडी वगैरह हुआ करता था ना, वो वैसे का वैसे ही हुआ करता था, मतलब कोई रिटेन वगैरह नहीं करते थे। मतलब वेद वगैरह जो होते थे ना, जो पढ़ते थे वो लोग तो ओरली ही पढ़ते थे। हम लोग गुरुकुल के बारे में जानते हैं कि किस तरह से उस समय में शिक्षा वगैरह दी जाती थी। कोई उस समय में पेपर वगैरह ये सब नहीं थे, तो गुरु जो होते थे ना, वो ओरली जो था ना, वो एक तरह से मतलब अपने शिष्य को, डिसिपल को वो मतलब सिखाते थे, और वही ओरली फिर वो अपने शिष्यों को सिखाते थे जब बड़े हो जाते थे। तो इसी तरह से ये हाइम्स वगैरह जो था उस समय वो रिसाइटेड होती थी और पास ऑन फ्रॉम द वन जनरेशन टू बी द नेक्स्ट अंटिल दे वर द फाइनली रिटेन ऑन, जब तक कि वो लिखे नहीं जाते थे। तो इसी तरह से ओरली आपका जो था ना ये चीज चला करता था, जिसको हम लोग एक तरह से हाइम्स के नाम से जानते हैं। नाउ द ब्राह्मण्स, द उपनिषद एंड द 2 एपिक्स, जिसमें आपका रामायण और महाभारत का भी नाम आता है। हमने एक एक करके अभी क्या चीज कहा, जिसमें मैंने सबसे पहले द ब्राह्मण्स का नाम लिया, द उपनिषद का नाम लिया और 2 एपिक्स जिसमें रामायण और महाभारत का नाम लिया। एंड द पुराणास गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट टू बी द आर्यंस। ये सारा का सारा चीज ना, आपको जितने सारे इंफॉर्मेशन चाहिए आपको आर्यंस के बारे में, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको इन सारे बुक्स वगैरह से मिल जाएंगे। कहां से? तो ब्राह्मणास से मिलेगा, उपनिषद से मिलेगी, 2 जो एपिक था जिसमें रामायण का नाम आता है, इसके बाद में आपका महाभारत का नाम आता है उन सबों में से, और इसके बाद में फिर आपको मैंने कहा पुराना। ये सारा का सारा चीज में से ना आपको एक तरह से इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो भी आर्यंस के बारे में। Now the Vedic age has been divided to be the 2 period। अब हम लोग आते हैं उस वैदिक एज के बारे में, जब उसको एक तरह से डिवाइड किया गया था, और वो था आपका 2 पीरियड, जिस पीरियड में एक का नाम है अर्ली वैदिक पीरियड, जिसको हम लोग एक तरह से अर्ली वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा इसके बाद हो गया आपका लेटर वैदिक पीरियड, लेटर
वैदिक पीरियड, ये दो पीरियड के नाम से ये जो था वो उस समय में जाना गया था। बात समझ में आई? सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जो वैदिक एज था वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक था आपका अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा जो था आपका वो लेटर वैदिक पीरियड। नाउ द अर्ली वैदिक पीरियड वाज स्टार्टिंग फ्रॉम द 1500 टू 1000 BC। ये आपका यहां तक ये पीरियड चला था। अर्ली वैदिक जो पीरियड था वो 1500 से लेकर के और 1000 BC तक ये चला था। लेकिन अगर हम लोग लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 1000 से लेकर के 600 BCE तक। इसलिए ये दोनों पीरियड के बारे में हम लोगों ने ये चीज समझा कि कब से कब तक ये पीरियड जो था आपका वो स्टार्ट हुआ, कब एंडिंग हुई। तो ये दो पार्ट में एक तरह से हम लोगों ने वैदिक एज को जो था वो डिवाइड किया। नाउ ड्यूरिंग द अर्ली फेज द आर्यन सेटल्ड इन द लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स। अब कहते हैं कि उस अर्ली फेज में जो आर्यंस थे ना, ये लोग सेवन रिवर्स में आकर के क्या हुए, एक तरह से स्टैब्लिश हुए, वहां पर आकर के लोग बस गए। तो यहां तक हम लोगों ने ये चीज पढ़ लिया कि जो आर्यंस था ना वो लोग खास करके आपका सेवन रिवर्स के अगल बगल में आकर के ये लोग क्या हुए, एक तरह से सेटल्ड हो गए, बस गए थे। और वो सेवन रिवर कौन कौन था, ये चीज भी हम लोग को जानना जरूरी है। तो द सेवन रिवर्स आर, जिसमें आपका द इंडस का नाम दिया गया, रवि का नाम दिया गया, बीस, इसके बाद में झेलम, चेनाब, सतलज एंड द सरस्वती। ये सात नदी जो था ना उसी को एक तरह से वो लोग वहां पर में आकर के मतलब एक तरह से बस गए थे। एंड दिस लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स वेर नोन एज द सप्त सिंधु। और इसी लैंड ऑफ सेवन रिवर्स को ना एक तरह से सप्त सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सप्ता, ये जो वर्ड है ना आपका, सप्ता का मीन्स होता है सेवन। सप्ता का मीन क्या होगा, सेवन। और सिंधु जो एक तरह से रिवर ही नाम से जाना जाता था, रिवर ही था। तो ये जो हम लोगों ने नाम कहा इसमें द इंडस, रवि, बीस, झेलम, चेनाब, सतलज एंड द सरस्वती, ये आपके सेवन जो थे ना वो रिवर उस समय में थे। नाउ द आर्यंस कॉल दिस रीजन वेयर द ब्रह्मवर्ता। आर्यंस ने क्या किया, इस रीजन को एक तरह से नाम दिया ब्रह्मवर्ता। इसका नाम रखा गया ब्रह्मवर्ता। अब ये चीज भी जानना है कि आखिर ये ब्रह्मवर्ता क्या है। एक तरह से हम लोग देखें तो इसमें एक गॉड का भी नेम जो है वो छुपा हुआ है, जिसको हम लोग ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मा मीन्स द लैंड ऑफ द गॉड। ये जो ब्रह्मवर्ता था ना तो इसका मतलब था द लैंड ऑफ द गॉड, मतलब क्या, एक तरह से गॉड का जो लैंड होगा, जमीन जो होगी जहां पर में गॉड वगैरह रहते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मवर्ता को द लैंड ऑफ गॉड के नाम से भी जाना गया। नो लेटर द आर्यंस माइग्रेटेड टुवर्ड्स टू द गैंगेटिक वैली। फिर कहते हैं यहां से आर्यन जो थे ना वो धीरे धीरे माइग्रेट करते करते ये लोग गैंगेटिक वैली तक जो था वो एक तरह से आगे चलते चले गए। एंड द आर्यंस कॉल दिस एरिया द आर्याव्रत। और इसके बाद में आर्यंस ने क्या किया, इस एरिया का नाम रखा, जिस एरिया को एक तरह से वो लोग क्या कहने लगे, आर्याव्रत। दैट मीन्स द लैंड ऑफ द आर्यंस। ये आर्याव्रत के बारे में अगर हम लोग देखें ना तो ये आर्याव्रत भी एक तरह से द लैंड ऑफ आर्यंस के नाम से ये जगह जो था एक तरह से फेमस हो गया। तो इस तरह से आर्याव्रत का नाम रखा गया, वहां पे उस जगह का नाम आर्याव्रत रखा गया। और जानते हो ये आर्याव्रत हम लोग का देश का भी नाम, हम लोग वैसे इस नाम से अब नहीं पुकारते अपने देश को, भारत या इंडिया के नाम से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले इससे जब आर्यंस हमारे कंट्री में आए थे तो उस समय से ही इन्होंने अपने कंट्री का नाम, मतलब हमारे कंट्री का नाम आर्यावर्त रखा था। ये भी हमारे कंट्री का ही एक तरह से नाम है। फिर इसके बाद में और नाम चेंज वगैरह भी होते चले गए, बहुत सारे ऐसे नाम वगैरह भी चेंज हुए, लेकिन अब भारत और फिर इंडिया के नाम से हम लोग इस चीज को जानते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का होगा वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां तक आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा और फिर अपने नोटबुक में उसको लिख के रखिएगा। दैट्स ऑल।